अब इसी तरीके से जितने भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए वो हम लोगों की उस लैंग्वेज में थे जिसके साथ हम काफ़ी यूज टू हैं, जैसे 1 2 3 4। अब इसी तरीके से एक और काउंटिंग भी यूज होती है जिसको हम बोलते हैं रोमन नंबर्स। अब आपकी इस सीरीज में इनडायरेक्टली या एडिशनली ये रोमन नंबर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं जब बात सीरीज की आती है। तो बेहतर होगा कि इस रोमन नंबर्स के टेबल को भी आप एक नज़र देख लो। इसमें जो मेन देखने वाली चीज़ है वो ये एरिया है। इस एरिया को आप अच्छे तरीके से देख लो, जैसे 1 कैसे रिप्रेजेंट होता है, 2 कैसे रिप्रेजेंट होता है, 5 कैसे रिप्रेजेंट होता है, 6 कैसे रिप्रेजेंट होता है, 10 कैसे रिप्रेजेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 10 इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, 20 इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, 30 इस तरीके से, 40 इस तरीके से, 50 इस तरीके से। तो इसको जस्ट इस लेक्चर के दौरान ही अगर आप एक नज़र देख लोगे और जन इन वैल्यूज़ को भी याद रख लो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, तो उम्मीद है रोमन में से कोई भी सवाल आए आप उसको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि जो नॉलेज आपके पास नहीं था वो इन रोमन नंबर्स की आइडेंटिफिकेशन थी। वो अगर ऑलरेडी आपके पास उसका नॉलेज है तो आगे वाला प्रोसीजर तो वही कांस्टेंट प्रोसीजर है। आपने डिफरेंस मालूम करना है और डायरेक्टली अननोन नंबर को आपने कंक्लूड करना है। तो इसी तरीके से रोमन नंबर्स का नॉलेज हम अभी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। ये मेरे पास क्या था 20 और ये मेरे पास क्या था 4, तो ये क्या मेरे पास बन गया 24। ये मेरे पास क्या था 20। ऑलरेडी मैंने आपको कहा था कि जस्ट वो वाला एरिया आप देख लो 1 से 20 तक जो भी क्वेश्चन आएगा होपफुली उसी डोमेन में होगा। और साथ में 10 20 30 40 50 60 को भी देख लो कि अगर आपको इस तरह का कोई पैटर्न आ जाए जैसे 10 20 40 50 60 तो आपके लिए वो चीज़ भी आसान हो जाएगी। अब इसी तरीके से यहाँ पे एक नंबर है जो अननोन है, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास कौन सा नंबर है, ये मेरे पास था 10 और ये 2 था, तो ये मेरे पास क्या बन गया 12। तो इस तरीके से अब हम इनका एक पैटर्न डिवेलप करने की कोशिश करते हैं। जैसे 24 से 20 कन्वर्ट हुआ तो ये मेरे पास क्या हो गया -4। अब इसी पैटर्न को अगर मैं आगे लेके चलता हूं तो यहां पे अगर मैं -4 करूं 20 से तो यहां पे आ जाएगा 16। अब दोबारा इस पैटर्न को मैं क्रॉस चेक करता हूं कि क्या ये आगे भी काम करता है या नहीं, क्या ये मेरा आंसर ठीक होगा या नहीं। तो 16 पे मैं -4 का पैटर्न लगाता हूं तो यहां पे आ जाना चाहिए 12 और यहां पे 12 ही मौजूद है। तो इसका ये मतलब है कि इस ब्लैंक में होगा 16। तो अगर इन ऑप्शंस में से हमने सेलेक्ट करना है तो आप ये देख सकते हो ये मेरे पास है 10 और ये है 6, तो इसका मतलब है 16, तो सी इज द राइट ऑप्शन। तो इसका ये मतलब था कि बाज़ औक़ात आपको थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, बाकी जो आपके पैटर्न्स होते हैं या मेथोडोलॉजी होती है वो बिल्कुल कांस्टेंट थी। और यही मकसद था इस तरह के सवालात करवाने का या आगे वाले सवालात करवाने का कि जस्ट आपको उन सवालात का एक टेस्ट दे दिया जाए, ताकि अगर एग्जाम में इस तरह की कोई चीज़ आ जाए तो वो आपके लिए नई ना हो, आप फ़ौरन उस पर एक्शन ले सको। तो ये भी हमारे पास एक यूनिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल अगर हम इस पे डायरेक्टली अटैक करके डायरेक्टली इसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं तो क्या हम निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहला नंबर 9 है, यहाँ पे भी 9 है और यहाँ पे भी 9 है, तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे 2 नंबर होंगे जिसमें पहले वाला नंबर जो है वो 9 होना चाहिए। तो अब हम नीचे ऑप्शंस की तरफ जाएंगे कि क्या इसकी मदद से हम कोई कंक्लूजन ले सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन ए में पहला 9, बी में भी 9, सी में भी 9 और डी में भी 9। तो इसका ये मतलब है कि इसकी सिर्फ बुनियाद पे हम अपना ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट नहीं कर सकते। अब दूसरे नंबर का पैटर्न फॉलो करने की कोशिश करते हैं, मतलब अभी मैं हिट एंड ट्रायल मेथड कर रहा हूँ कि आपका भी थोड़ा सा प्रैक्टिस और रफ वर्क हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 9 है, तो इन दोनों के दरमियान कितना डिफरेंस है, ये डिफरेंस है +7 का। अब यहाँ पे मेरे पास 9 है और यहाँ पे मेरे पास 5 है, तो इन दोनों के दरमियान कितना डिफरेंस हो गया, तो इनके दरमियान डिफरेंस हो गया -4 का। अब ये जो 2 डिफरेंस मैंने निकाले इसकी भी बुनियाद पे मैं कोई कंक्लूजन नहीं ले सकता कि मुझे कोई पैटर्न जो है वो वाजे नहीं है। इसका मतलब है कि मेरी ये अप्रोच भी गलत साबित हो गई। अब यहां से ये कंक्लूजन मैंने निकाला कि सीरीज का एक पैटर्न तो मैंने जो है वो ट्रैक कर लिया, लेकिन जो दूसरा पैटर्न है वो इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन है, उसकी मदद से ये ट्रैक नहीं किया जा सकता। मैं यहाँ पे देखूंगा कि ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेशन साइन भी मौजूद है, तो क्यों ना मैं कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करके इसकी वैल्यू निकालूं, हो सकता है मुझे कोई ना कोई पैटर्न मिल जाए। तो 9 × 2 मेरे पास हो जाता है 18 और इसी तरीके से 9 × 9 मेरे पास हो जाता है 81।
ठीक हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं गौर से देखूं तो एक पैटर्न मेरे पास इन दोनों नंबर्स के अंदर जनरेट हो गया। वो ये हो गया कि इन्होंने अपनी जो पोजीशंस हैं वो चेंज कर दी, यानी ये जो नंबर है ये फ्लिप हो गया, इसने अपनी जो पोजीशन है वो चेंज कर दी है। अब इसी तरीके से 9 मल्टीप्लाई बाय 5 मेरे पास हो जाता है 45। तो अगर मैं यही सीक्वेंस यहाँ पे लगाने की कोशिश करूँ कि इनकी जगह जो है मैं बदल दूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं 5 लिख लूँ और यहाँ पे जो है मैं 4 लिख लूँ, तो इसका ये मतलब है कि मुझे यहाँ पे एक ऐसा नंबर चाहिए कि जिसको जब मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास जो आंसर है वो 54 आए। तो अगर मैं यहाँ पे गौर से देखूँ तो अगर मैं 9 को 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास जो आंसर होता है वो 54 होता है। तो इसका मतलब है कि बी इज़ द राइट ऑप्शन। अब इसी तरीके से यही सीरीज और यही नंबर्स डिफरेंट फॉर्मेट में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी तक जो हम फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं वो ये है कि एक स्ट्रेट सीरीज आपसे पूछी जाती है और हम उसको आंसर कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपको इस तरीके से भी एक आंसर पूछा जा सकता है कि एक ब्लॉक बना दिया जाएगा, उसमें कुछ नंबर दे दिए जाएंगे और उसी में से एक नंबर को मिस कर दिया जाएगा, या इसी तरह किसी और शेप भी बना के आपसे वो पूछा जा सकता है। तो इसके भी 2-3 सवाल हम हल कर लेते हैं। वो डायरेक्टली आपके इस सिलेबस का हिस्सा नहीं है, वो एक एडिशनल क्वेश्चंस हैं, लेकिन उनको सॉल्व करवाने का मेन मकसद ये है कि इस तरह के कुछ यूनिक क्वेश्चंस भी आपकी नज़र के आगे से गुजर जाएं, ताकि अगर इससे कुछ मिलता जुलता सवाल आपके पेपर में आए तो वो आपके लिए नया ना हो और आप आराम से उसको सॉल्व कर पाओ। अच्छा, ये हम लोगों के पास एक बड़े मजे की कैटेगरी होती है लॉजिकल रीजनिंग की, मिसिंग कैरेक्टर्स के नाम से। इसको डिफरेंट सीक्वेंस में रिप्रेजेंट किया जाता है। कभी ये सीक्वेंस बना दिया जाता है, कभी स्क्वायर वो ब्लॉक्स वाला सीक्वेंस बना दिया जाता है, कभी सीरीज के नाम पे सीक्वेंस बना दिया जाता है। अगेन यहाँ पे ये नोट किया गया है कि 2 और 4 20 बना रहे हैं और 3 और 9 90 बना रहे हैं, तो बताओ 1 और 7 क्या बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसके दरमियान एक लॉजिक डेवलप करना है जिससे हम लोगों के पास 20 आ जाए। अब सबसे पहले आपने ये नोट करना है कि ये जो दो नंबर हैं, जो तीसरा नंबर है, इन दोनों से बड़ा है। इसका मतलब है कि कोई चीज हमने पॉजिटिविटी में करनी है ताकि वो इंक्रीज होके बड़ा नंबर हमें दे। जैसे यहां पे अगर मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 4 कर लूं तो मेरे पास आ जाएगा 8, तो वो 20 से मैच नहीं करता। इसी तरह अगर मैं 2 प्लस 4 कर लूं तो मेरे पास आ जाएगा 6, और उसके बाद अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूं तो मेरे पास आ जाएगा 36, वो भी इससे मैच नहीं करता। अब अगर मैं 2 का स्क्वायर ले लूं और उसके बाद 4 का स्क्वायर ले लूं और उनको आपस में प्लस कर लूं, लाइक यहां से मेरे पास आ जाएगा 4, यहां से मेरे पास आ जाएगा 16 और ये बन जाएगा 20, तो ये चीज यहां पे मैच कर गई है। अब यही लॉजिक जो है वो मुझे दूसरे सेगमेंट पे भी लगाना पड़ेगा और देखूंगा कि क्या ये लॉजिक मेरा फिट आता है या नहीं आता। अब यहां पे भी मैं फॉर एग्जांपल 3 का स्क्वायर लेता हूं प्लस 9 का स्क्वायर लेता हूं, यहां से मेरे पास आ गया 9 और यहां से मेरे पास आ गया 81, तो ये मेरे पास बन जाता है 90। तो इसका ये मतलब है कि ये लॉजिक मेरा वेरीफाई हो गया है। यहां से मैंने डेवलप किया और यहां पे वेरीफाई कर लिया। अब सिमिलरली मैं यहां पे भी यही चीज इंप्लीमेंट करूंगा। मैं ले लूंगा 1 का स्क्वायर और साथ में 7 का स्क्वायर, ये मेरे पास हो जाएगा 1 और ये मेरे पास हो जाएगा 49, ये मेरे पास आ जाएगा 50। सो सी इज द राइट आंसर। इसी तरह मिसिंग कैरेक्टर का एक दूसरा सवाल है, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि डिफरेंट सीक्वेंस में भी इस सवाल को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब यहाँ पे मिसिंग कैरेक्टर को निकालने का एक आसान तरीका ये हो सकता है कि हम इन 3 नंबरों के साथ खेलें और हम लोगों के पास ये डिजिट आए। इसी तरह हम जो लॉजिक डेवलप करें जिससे हम लोगों के पास ये डिजिट आ जाए, वही लॉजिक हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे कि इससे ये डिजिट आता है या नहीं आता, मतलब वो वेरीफाई हो जाएगा। तो अगर उसी लॉजिक से ये डिजिट आ गया तो ऑटोमेटिकली हम यहाँ पे वो लॉजिक अप्लाई करके ये वाला आंसर निकाल लेंगे। तो अगर फॉर एग्जांपल हम इन सारों को प्लस करते हैं, 2 + 1 = 3, 3 और 3 6, तो ये डेवलप नहीं होता। अगर इन सारों को मैं प्लस करता हूं और उस पर बाद उसका स्क्वायर ले लेता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 2 + 1 + 3 = 6 और उसके बाद इसका स्क्वायर ले लेता हूं तो आ जाएगा 36, तो ये मैच कर गया। अब यही सीक्वेंस मैं यहां पे इंप्लीमेंट करूंगा कि देखूंगा मैच करता है या नहीं करता। लाइक 4 + 3 = मेरे पास आ जाएगा 7 और उसके बाद अगर 7 का स्क्वायर लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 49, ये यहां पे मैच नहीं करता, तो मेरा इसका मतलब है ये वाला सीक्वेंस गलत हो गया। उसके बाद अगर मैं ये सीक्वेंस लगाता हूं कि मैं 2 का स्क्वायर ले लेता हूं प्लस 1 का स्क्वायर ले लेता हूं प्लस 3 का स्क्वायर ले लेता हूं और देखता हूं मेरे पास क्या डिजिट आता है, तो यहां पे मेरे पास हो गया 4 + 1
प्लस 9 इज इक्वल टू 14, तो ये भी मैच नहीं करता, ये सीक्वेंस भी मेरा गलत हो गया। उसके बाद अगर मैं इसका क्यूब ले लेता हूं, जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये नंबर अगर हम लोगों के पास बड़ा होगा तो हमने पॉजिटिव अप्रोच ही अपना रखना है। जैसे अब हम इन सब का क्यूब ले लेते हैं, जैसे 2 का क्यूब ले लिया, प्लस 1 का क्यूब ले लिया, प्लस 3 का क्यूब ले लिया, ठीक है। यहां पे मेरे पास हो गया 8, यहां पे 1, यहां पे 27, तो ये मेरे पास हो गया 28 और 8 हो गया मेरे पास 36। तो ये वाला लॉजिक जो है फिलहाल इसके लिए अप्रूव हो गया। अब मैं इसी को लॉजिक को यहां पे इंप्लीमेंट करूंगा कि देखूंगा ये काम करता है या नहीं। जैसे 4 का मैंने क्यूब ले लिया, उसके बाद 3 का मैंने क्यूब ले लिया, 0 का क्यूब तो 0 ही होगा, इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा यहां से 64 और यहां से मेरे पास आ जाएगा 27 और ये मेरे पास हो गया 91। तो इसका ये मतलब है कि ये वाला लॉजिक जो है सही है और इस लॉजिक को अप्लाई करके मैं यहां से इस मिसिंग कैरेक्टर को फाइंड कर सकता हूं। लाइक फॉर एग्जांपल हो गया मेरे पास 4 का क्यूब प्लस मेरे पास 2 का क्यूब प्लस मेरे पास 1 का क्यूब इज इक्वल टू, तो 4 का क्यूब इज इक्वल टू 64 प्लस 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 73। सो डी इज द राइट ऑप्शन। अब यहां पे आपने एक और चीज भी नोट की होगी कि यहां पे आपके पास 4 है, यहां पे आपके पास 4 है, यहां पे आपके पास 3 है, यहां पे आपके पास 3 है, यहां पे आपके पास 2 है, यहां पे आपके पास 2 है। इससे यह साबित होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप 4 का क्यूब लोगे तो ऑटोमेटिकली ये चीज आपको 2-3 इक्वेशंस में हेल्प कर देगी। अगर आप 3 का क्यूब लोगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये 2-3 इक्वेशंस में हेल्प कर लेगी। तो इसका फायदा होता है जब भी एक एमसीक्यूज बनाया जाता है तो इस चीज का जरूर ख्याल रखा जाता है कि उसमें मिनिमम कैलकुलेशन हो। तो अगर आपने ये 2 कैलकुलेशन ही मेजर कैलकुलेशन थी, लाइक इसका क्यूब जो है वो 64 अगर आपने फाइंड कर लिया और इसका 27, तो ऑटोमेटिकली ये देख रहे हो आप 2-3 इक्वेशंस में चलता रहेगा। तो इस तरीके से चीजें स्पीड अप हो जाती हैं। देखने में वो हैवी लगता है लेकिन होता नहीं। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस को हम बोलते हैं रैंकिंग सीक्वेंस या इसको इंटरसेक्टिंग सीक्वेंस भी बोला जा सकता है। इस तरह के क्वेश्चंस काफी आसान होते हैं, बस सिर्फ आपने स्टेटमेंट को समझना होता है। यहां पे आपको बोला गया नंबर इज ग्रेटर देन 3 बट लेस देन 8। तो जब आपको बोला जाता है द नंबर इज ग्रेटर देन 3, इसका मतलब है कि 3 जो है खुद उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, तो वो नंबर होगा 4, 5, 6, 7 एंड लेस देन 8। इसका यही मतलब है कि वो लेस देन 8 है, 8 से कम है, 8 खुद उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। बाज़ औक़ात बच्चे जब ये देखते हैं तो इन 2 नंबर्स को भी वो ऐड कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनका आंसर ठीक नहीं आता। दूसरी स्टेटमेंट हम लोगों के पास है अ नंबर इज ग्रेटर देन 6। इसका मतलब 6 इंक्लूडेड नहीं है, तो मेरे पास आ जाएगा 7, 8 और लेस देन 10, 9, तो 10 इंक्लूडेड नहीं है। तो हम लोगों के पास अभी ये नंबर्स बन गए। ठीक हो गया। द नंबर इज, तो इन दोनों स्टेटमेंट के अंदर आप ये देख सकते हो कि 7 ही एक ऐसा नंबर है जो कॉमन है, बाकी सारे अनकॉमन है। तो इसका मतलब है 7 इज द राइट आंसर। हम लोगों के पास जो ये कैटेगरी है एनोलॉजी की, इसमें बेसिकली रिलेशंस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक रिलेशन मेरे पास हो गया कि गोल्ड इज रेलेवेंट टू गोल्ड स्मिथ, देन आयरन इज रेलेवेंट टू ब्लैक स्मिथ। लाइक सोना जो है वो सुनहार के लिए जरूरी होता है ताकि वो चीजें बना सके, इसी तरह लोहा जो है वो लोहार के लिए जरूरी होता है ताकि वो चीजें बना सके। सिमिलरली इसको बोलते हैं एक रिलेशन बेस्ड क्वेश्चंस। जिस तरह मैंने वर्ड्स के साथ एक रिलेशनशिप बनाया, इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर्स की फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं और आपसे रिलेशन पूछा जा सकता है और आपने उनका रिलेशन निकालना होता है। जैसे हम इस इक्वेशन को देखें तो 1 इज इक्वल टू 1, तो 25। अब सबसे एक सिंपल लॉजिक पे आए तो यहाँ पे 25 होना चाहिए कि वो नंबर अनचेंज रहा है, यानी रिलेशन अनचेंज रहा है, लेकिन 25 का ऑप्शन हम लोगों के पास नहीं अवेलेबल। इसका मतलब है कि इन दोनों में कोई और रिलेशन है। अब दूसरा कोई रिलेशन हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि अगर 1 का स्क्वायर ले लिया जाए तो वो भी 1 रहता है। तो इसका यह मतलब है कि यह रिलेशन हो सकता है कि अगर x और x स्क्वायर का रिलेशन हो, तो यहां पे अगर 25 है और अगर इसका मैं स्क्वायर ले लूं तो मेरे पास आ जाएगा 625। तो ऑप्शन डी हम लोगों के पास अवेलेबल है, सो डी इज द राइट ऑप्शन। अब इसमें कुछ बच्चे ये भी पूछेंगे कि अगर हम इसका क्यूब ले लें तो भी तो वो 1 के ही बराबर होगा, हमने इसका क्यूब क्यों नहीं लिया? क्योंकि अगर हम इसका 25 का क्यूब ले लेंगे तो वो ऑप्शन ही हमारे पास यहां पे अवेलेबल नहीं है। ऑलरेडी स्क्वायर पे हमें आंसर मिल गया है तो हम इसको टिक कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी नॉलेज अभी तक आपको इस लेक्चर में प्रोवाइड की गई है वो न्यूमेरिकल सीरीज के हवाले से बेहतरीन नॉलेज है। जितने भी यूनिक सवाल थे वो सारे के सारे मैंने आपसे डिस्कस कर लिए और इन्हीं सवालों की जो एक्सटेंशंस हैं या जो इस टाइप के सवालात हैं वो सारे के सारे मैंने नीचे प्रैक्टिस टेस्ट में भी डलवा दिए हैं।
तो उम्मीद है इस लेक्चर के बाद आप बिल्कुल आराम से अपने वो तमाम के तमाम प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व कर पाओगे इन लेस टाइम, और इंशाअल्लाह ताला इस लेक्चर और उन प्रैक्टिस टेस्ट को अटेम्प्ट करने के बाद आपके कॉन्सेप्ट्स इतने रिफाइन हो जाएंगे कि अल्लाह के फजलो करम से आपसे इंशाअल्लाह पेपर में कोई सवाल गलत नहीं होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा जो चीज़ें आपको नीचे समझाई गई हैं या प्रैक्टिस में मैंने दी हुई हैं। अल्लाह हाफिज़।